हेलो मित्रों, स्वागत है आप अपने चैनल एस के सचिन क्लासेस में। एस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है पुराण, उपनिषद, वेद, धर्मसूत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण देव वैष्णव वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी महर्षि कृष्ण आचार्य जी। ऑप्शन नंबर सी महर्षि कृष्ण सप्तऋषि। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर है महर्षि कृष्ण देव व्यासन, ऑप्शन नंबर ए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सवित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? ऑप्शन नंबर ए 10वें मंडल, ऑप्शन नंबर बी 3वें मंडल, ऑप्शन नंबर सी 7वें मंडल और ऑप्शन नंबर डी 9वें मंडल। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 3रे मंडल। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? देवता शिव, देवता सोम, देवता ब्रह्मा और देवता विष्णु। तो हमारा ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट आंसर, देवता सोम। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है? हमारा फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकेंड यजुर्वेद, थर्ड सामवेद और फोर्थ अथर्ववेद। तो हमारा आंसर नंबर इज ए फर्स्ट, ऋग्वेद इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित कितने मंडल और कितने सूक्ति हैं? तो 11 मंडल 1020 सूक्ति, 9 मंडल 1026 सूक्ति, 12 मंडल 1022 सूक्ति और 10 मंडल 1028 सूक्ति। तो हमारा ऑप्शन नंबर इज डी करेक्ट आंसर। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्र, अर्धरव्यू, उद्रात्र, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, होत्र। सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद और ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद इज करेक्ट आंसर। यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए होत्र, ऑप्शन नंबर बी अर्धरव्यू, ऑप्शन नंबर सी उद्रात्र और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर इज बी अर्धरव्यू। अब नेक्स्ट, यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट आंसर, यजुर्वेद में। ऐसा वेद जो गद्य एवं पद दोनों में है, ये हमको बताना है। ऐसा कौन सा वेद है? ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो याद रखना, हमेशा याद रखना, गद्य और पद दोनों में है। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? एक ऐसा वेद है जो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऐसा कौन सा वेद है? ऐसा फर्स्ट नंबर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारा करेक्ट आंसर इज सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को पाठकर्ता को कहते हैं? सामवेद जो पढ़ता है, सामवेद को पढ़ने वाला, सामवेद को अध्ययन करने वाला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इज होत्र, ऑप्शन नंबर डी अर्धरव्यू, ऑप्शन नंबर सी उद्रात्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर उद्रात्र। अब नेक्स्ट,
कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐसा कौन सा वेद है जो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारा करेक्ट आंसर इज अथर्ववेद। अब नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आदि सातवाहन वंश से, कि वायु पुराण गुप्त राजवंश, या फिर हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी। तो देखो, जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश, और मत्स्य पुराण है आदि सातवाहन, और वायु पुराण गुप्त राजवंश। तो हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर सी सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। तो हमारा करेक्ट आंसर इज अथर्ववेद। इसके बाद अब नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद किसे कहते हैं? ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद किसे कहते हैं। तो हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर इज एक करेक्ट आंसर। सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अथर्ववेद। वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 108, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो आंसर नंबर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो 6 है, क्योंकि वेदांगों की संख्या 6 मानी जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पुराणों की संख्या तो 18 ही है, सभी को मालूम ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। फर्स्ट वायु पुराण, सेकेंड विष्णु पुराण, थर्ड भागवत, फोर्थ मत्स्य पुराण। तो ऑप्शन नंबर इज डी करेक्ट आंसर, मत्स्य पुराण। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसी प्राप्त होती है, जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट मैत्रेयी संहिता में, सेकेंड कथावस्तु में, थर्ड कथावस्तु में, डी राजतरंगिणी में। यहाँ पर ऑप्शन जो बी और सी सेम हो चुके हैं, इसलिए तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मैत्रेयी संहिता में। अब नेक्स्ट, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए कथावस्तु में, ऑप्शन नंबर बी कल्पसूत्र में, ऑप्शन नंबर सी राजतरंगिणी में और ऑप्शन नंबर डी जातक में। तो हमारा करेक्ट आंसर है जातक में। अब नेक्स्ट, कथावस्तु में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? कथावस्तु में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर ए कथावस्तु में, ऑप्शन नंबर बी कल्पसूत्र में, ऑप्शन नंबर सी राजतरंगिणी में, ऑप्शन नंबर डी जातक में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कल्पसूत्र में। अर्थशास्त्र के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी हीनयान, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। तो हमारा करेक्ट आंसर चाणक्य। अब नेक्स्ट, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध है। कल्हड़ के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी। और ये कहाँ से संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। जिसके लेखक है ऑप्शन नंबर ए चाणक, ऑप्शन नंबर बी अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी हीनयान और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी इज डी करेक्ट आंसर, अली अहमद। अब नेक्स्ट, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी हीनयान, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पाणिनि। अब नेक्स्ट, इतिहास का पिता कहा जाता है। फर्स्ट टेसियस, सेकेंड हेरोडोटस, थर्ड डाइमेकस, फोर्थ डायनोसियस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हेरोडोटस। अब नेक्स्ट, हिस्टोरिका पुस्तक लिखा है। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा है? हेरोडोटस ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूकस निकेटर और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हमारा करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त और डी घनन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। अब नेक्स्ट, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है भारत का इतिहास, ऑप्शन नंबर बी हिस्बुका, ऑप्शन नंबर सी हिंट्रेड, ऑप्शन नंबर डी इंडिका। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इंडिका। अब नेक्स्ट, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए टॉलमी, ऑप्शन नंबर बी पिलनी, ऑप्शन नंबर सी हेनसोंग, ऑप्शन नंबर डी डाइमेकस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पिलनी। अब नेक्स्ट, चीनी लेखक फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी लेखक फाहियान किसके दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर विक्रमादित्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर इज द बी करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब नेक्स्ट, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फर्स्ट नंबर हमारा आंसर क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय, सी नंबर समुद्रगुप्त और फोर्थ आंसर हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के काल में ही जो हमारे हेनसांग थे वो चंद्रगुप्त हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इसके बाद 39 क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन है? इर्द सिंह, इब्न बतूता, संयुगन, अलबरूनी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अलबरूनी। अब नेक्स्ट, कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। मार्को पोलो, इब्न बतूता, तारानाथ, संयुगन। तो इब्न बतूता यहाँ पर कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना जो किया है वो तारानाथ थे। कहाँ? तारानाथ। इसके बाद नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में है। कहाँ है? हाथी गुफा अभिलेख में है। और यहाँ पर हम बताते चले कि जो तारानाथ थे वो हमारे तिब्बती लेखक थे। तारानाथ जो थे हमारे वो तिब्बती लेखक के। कहाँ थे? तिब्बती लेखक थे हमारे तारानाथ। ठीक है। तो नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए एरन अभिलेख,
ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़, ऑप्शन नंबर सी नासिक, ऑप्शन नंबर डी प्रयाग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एरण अभिलेख। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए एरण अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी जूनागढ़ अभिलेख और ऑप्शन नंबर डी नासिक अभिलेख। तो हमारा करेक्ट आंसर है मंदसौर अभिलेख। अब नेक्स्ट, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से साक्ष्य मिला है। मिट्टी के घर का, पत्थर के घर का, गड्ढा घर का, गर्तावास, उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर है गड्ढा घर का गर्तावास। अब नेक्स्ट देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें स्टार बनाइए, इसमें स्टार बना लीजिए कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, जिसे साहित्य में कारसार्पण कहा गया है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। किसे? आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो यमन शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं जावा, मलाया, कंबोडिया, अरिकमेडू। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अरिकमेडू। अब नेक्स्ट, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कलिंग राज खारवेल, रुद्रादामन, गौतमी बलश्री, समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कलिंग खारवेल। अब नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख हमारा रुद्रदामन अभिलेख से संबंधित है। अब नेक्स्ट, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पर अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अब नेक्स्ट, नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग राज खारवेल, रुद्रदामन, गौतम बलश्री, समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गौतम बलश्री। अब नेक्स्ट, प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? कलिंग राज खारवेल, रुद्रदामन, गौतम बलश्री, समुद्रगुप्त। तो हमारा ये समुद्रगुप्त इज द करेक्ट आंसर। तो प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय, मालवा नरेश यशोवर्मन, प्रतिहार नरेश भोज, स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय, मालवा नरेश यशोवर्मन, प्रतिहार नरेश भोज, स्कंदगुप्त। तो मालवा नरेश यशोवर्मन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय, मालवा नरेश यशोवर्मन, प्रतिहार नरेश भोज, स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रतिहार नरेश भोज। अब नेक्स्ट, भीतरी व जूनागढ़, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेदरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यहाँ पर है पुलकेशिन द्वितीय, मालवा नरेश यशोवर्मन, प्रतिहार नरेश भोज, स्कंदगुप्त इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय, मालवा नरेश यशोवर्मन, प्रतिहार नरेश भोज, बंगाल शासक विजय सेन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को कहा जाता है? उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नागर शैली, ऑप्शन नंबर बी द्राविड़ शैली, ऑप्शन नंबर सी नागर शैली द्राविड़ शैली दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर
अब उत्तर भारत को नागर शैली कहा जाता है। अब नेक्स्ट, लेकिन अगर दक्षिण भारत पूछ ले, क्या पूछ ले, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो द्राविड़ शैली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब, जब दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली पूछे तब। अब नेक्स्ट, हाँ जैसे देख पूछ ही लिया यहाँ पर, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली को कहा जाता है, तो यहाँ पर द्राविड़ शैली कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और जब दोनों देखो, अब दोनों क्या है, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर एवं द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह क्या कहलाती है, जब दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण में नागर शैली, क्या, नागर शैली और द्राविड़ शैली, नागर शैली, द्राविड़ शैली, जब दोनों जो है प्रभाव पड़ता है इनका, तो इनको मिलाने क्या पड़ता है, वेसर शैली, क्या, वेसर शैली। तो हमारा यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, पंचायतन शब्द से संबंधित है मंदिर रचना शैली क्या कहलाता है, मंदिर रचना शैली। आप यहाँ पर अच्छे से समझ लो कि पंचायतन शब्द से क्या संबंधित है। तो यह मंदिर रचना शैली से क्यों, देखिए पंचायतन शब्द जब कब संबंधित रहता है, मान लेते हैं जैसे ये मंदिर बने हुए हैं, एक बीच में मंदिर बना हुआ है, ठीक है, इसके बाद एक इधर मंदिर बना हुआ है, कहाँ, इधर मंदिर बना हुआ है, एक इधर मंदिर बना हुआ है और एक इधर मंदिर बना हुआ है, ठीक है, और एक इधर मंदिर बना हुआ है। जब ये मंदिर बने हुए होते हैं, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जब मंदिर ये बना हुए हैं और बीच का मंदिर घिरा हुआ होता है इस तरह से, तो ये जो इनका निर्माण होता है वो पंचायतन कहलाता है। एक तरह से क्या कहलाता है, ये इज इक्वल टू पंचायतन शब्द, इसी को पंचायतन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, ताकि अच्छी तरह से हम आपको इसी तरह की वीडियो ला सकें और आपको पढ़ाने में मदद करें। तो ठीक है, अब बंद करते हैं, पुनः कल मिलेंगे। थैंक यू।